नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका यह मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला खंड है वो खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, विचलन से आप क्या समझते हैं? तो विचलन किसको कहा जाता है उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि विचलन का अर्थ उन व्यवहारों से है जो समाज द्वारा निर्धारित मानकों, नियमों या अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति समाज में ऐसा व्यवहार करता है, समाज के मानकों के खिलाफ होता है, समाज के नियमों के खिलाफ होता है, समाज की अपेक्षाओं के खिलाफ होता है, तो उसी व्यवहार को विचलन के नाम से जाना जाता है। यह जो व्यवहार होता है केवल नकारात्मक नहीं होता है, विचलन केवल नकारात्मक नहीं होता है। जैसे अपराध होता है, अपराध भी विचलन के श्रेणी में ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि विचलन नकारात्मक हो। इसमें क्रांतिकारी विचार भी शामिल हो सकते हैं या कोई सकारात्मक चीज भी शामिल किया जा सकता है। विचलन हमेशा समाज के सापेक्ष होता है जो अलग अलग संस्कृतियों और समय के अनुसार बदलता रहता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि श्वेत वसन अपराध क्या है? श्वेत वसन अपराध किसको कहा जाता है इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि श्वेत वसन अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय या पेशे के दौरान किए जाते हैं। यानी श्वेत वसन अपराध वह अपराध होता है जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और यह अपराध वो अपने व्यवसाय के दौरान करते हैं, अपने पेशे के दौरान करते हैं। श्वेत वसन अपराध की जो अवधारणा है वो एडविन सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार इसमें धोखाधड़ी को शामिल किया जाता है, भ्रष्टाचार को शामिल किया जाता है, कर चोरी को शामिल किया जाता है, गबन जैसे आर्थिक अपराध इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, हिंसा के बजाय चालाकी और पद का दुरुपयोग किया जाता है और पद का दुरुपयोग करके यह अपराध किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बाल अपराध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बाल अपराध क्या होता है इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बाल अपराध से तात्पर्य उन गैर कानूनी कार्यों से है जो एक निर्धारित आयु के किशोरों द्वारा किए जाते हैं। भारत में जो अपराधी 18 वर्ष से कम के होते हैं उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराध का जो मुख्य कारण होता है वो गरीबी होता है, पारिवारिक विघटन होता है, बुरी संगति होती है, शिक्षा का अभाव होता है। इन सभी कारणों से बाल अपराध होते हैं। समाज में इन्हें अपराधी मानने के बजाय सुधार गृहों में भेजकर सुधारने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया जाता है। यानी जो बाल अपराधी होते हैं सीधे इनको जेल नहीं होता है, इनको सुधार गृह में भेजा जाता है ताकि सुधर करके आएं और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भ्रष्टाचार का अर्थ है अपने पद, शक्ति या अधिकार का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना। यानी जब कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए अपने पद का, अपने शक्ति का, अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसी को भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत रिश्वतखोरी आता है, भाई भतीजावाद आता है, गबन आता है और धोखाधड़ी जैसे अनैतिक कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। यह समाज के नैतिक मूल्यों के पतन करता है और देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनता है, जिससे पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यानी जब भ्रष्टाचार होता है तो जो वो योग्य व्यक्ति रहता है वो पीछे रह जाता है और जो अयोग्य व्यक्ति रहता है वो समाज में आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी ओबीसी पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग उन समुदायों का समूह है जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यानी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होने चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% का आरक्षण जो है
प्राप्त है, 27% का आरक्षण इनको दिया जाता है। इनका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में ला करके समानता स्थापित करना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्वेत वसन अपराध के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि श्वेत वसन अपराध किन कारणों से किए जाते हैं, वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपराध करता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि श्वेत वसन अपराध समाज के उच्च और प्रतिष्ठित वर्ग द्वारा अपने पेशे के दौरान किए जाने वाले आर्थिक अपराध हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड के अनुसार इन अपराधों के पीछे कोई भौतिक अभाव या गरीबी नहीं, बल्कि अन्य जटिल कारण होते हैं जो निम्न है। एक एक करके हम लोग यहाँ उन कारणों का अध्ययन करेंगे। श्वेत वसन अपराध का जो पहला कारण है वो है अत्यधिक लोभ और भौतिकवाद। यानी अत्यधिक लोभ के कारण और भौतिकवाद के चक्कर में पड़ करके ऊंचे पद पर बैठा हुआ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपराध करता है। आधुनिक समाज में धन को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। अधिक संपत्ति और विलासितापूर्ण जीवन जीने की तीव्र इच्छा व्यक्ति को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति श्वेत वसन अपराध करने लगता है। अगला कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है अवसर और तकनीकी ज्ञान। यानी जो व्यक्ति उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके पास जटिल प्रणालियों जैसे बैंकिंग हो गया, टैक्स प्रणाली हो गया, इन सभी का गहरा ज्ञान होता है उनको। वे कानून की कमियों का फायदा उठा करके बड़ी आसानी से गबन कर लेते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं और ये सभी जो है श्वेत वसन अपराध के भीतर शामिल होते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा का आवरण। यानी अपराधी अपनी सामाजिक स्थिति और साफ सुथरी छवि का लाभ उठाते हैं। जो श्वेत वसन अपराधी होते हैं वे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। उनका जो छवि होता है समाज में अत्यंत साफ सुथरा होता है। इसी छवि का वो समाज में लाभ उठाते हैं। समाज सामान्यतः सूट बूट पहनने वाले शिक्षित व्यक्ति पर संदेह नहीं करता, जिससे वे पकड़े जाने के डर से मुक्त रहते हैं और मुक्त होकर के समाज की प्रतिष्ठा का लाभ उठा करके ऐसा अपराध हो करते हैं। श्वेत वसन अपराध का जो अगला कारण है वो है दंड का अभाव। यानी ये अपराध तो कर देते हैं लेकिन इनको दंड प्राप्त नहीं होता है। इन अपराधों के विरुद्ध जो कानून होते हैं वो अक्सर लचीले होते हैं या प्रभावशाली लोग अपनी शक्ति और राजनीतिक संबंधों का उपयोग करके कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं, छूट जाते हैं और फिर अगली बारी वही काम करने लग जाते हैं। अगला कारण है नैतिक पतन। यानी समाज हमारा नैतिक रूप से पतित हो गया है, इसके कारण भी समाज में श्वेत वसन अपराध की घटनाएं घटती हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी भी कीमत पर लाभ कमाने की होड़ ने नैतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया है, जिससे इन अपराधों को लोग स्मार्ट बिजनेस मानने लगे हैं। इन श्वेत वसन अपराध को अब लोग अपराध के जगह स्मार्ट बिजनेस मानने लगे हैं। यानी नैतिक पतन भी श्वेत वसन अपराध का एक प्रमुख कारण है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि श्वेत वसन अपराध समाज के लिए सामान्य अपराधों से अधिक घातक है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आत्महत्या होता क्या है, फिर इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके प्रकारों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम, कहीं कहीं पुस्तकों में आपको इमाइल दुर्खिम भी मिलेगा, इनके अनुसार आत्महत्या वह मृत्यु है जो मृतक द्वारा किए गए किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके बारे में वह जानता था कि इसका परिणाम मृत्यु होगा। यानी जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको पता होगा कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। सरल शब्दों में यह स्वयं के जीवन को समाप्त करने का सचेत कृत्य होता है, यानी जानबूझ करके किया गया कृत्य होता है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में इसके 4 मुख्य प्रकार बताए हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर चारों प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आत्महत्या का जो पहला प्रकार है वो है अहमवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है और अत्यधिक व्यक्तिवादी हो जाता है तो इस प्रकार की आत्महत्या का वो शिकार हो जाता है। सामाजिक एकीकरण की कमी इसका मुख्य कारण होता है, यानी व्यक्ति समाज से एकदम कट जाता है और समाज से कटने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है और ऐसे आत्महत्या जो है अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है आत्महत्या का
वो है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों या समूह के लिए अपना जीवन दे देता है, यानी समाज के कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर के जब अपना जीवन व्यक्ति देता है तो उसको परार्थवादी आत्महत्या के भीतर रखा जाता है। जैसे सती प्रथा हो गया या आत्मघाती हमलावर जो होते हैं, कहीं बम विस्फोट करते हैं, ये भी परार्थवादी आत्महत्या में गिना जाता है। यहाँ सामाजिक एकीकरण बहुत अधिक होता है, यानी समाज के साथ उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, वो समाज के लिए अपने आप को समाज पर न्यौछावर कर देते हैं। अब अगला प्रकार देख लेते हैं। आत्महत्या का जो तीसरा प्रकार है वो है असंगतिपूर्ण या असामान्य आत्महत्या। यह अचानक आए आर्थिक या सामाजिक संकट या सामाजिक परिवर्तन के कारण होती है, यानी अचानक से आर्थिक संकट आ जाए तो व्यक्ति घबरा करके आत्महत्या कर लेता है। अचानक से कोई सामाजिक परिवर्तन आ जाता है तब भी व्यक्ति घबरा करके आत्महत्या कर लेता है। वो नए हालातों से तालमेल नहीं बैठा पाता है। इस आत्महत्या को असामान्य आत्महत्या या असंगतिपूर्ण आत्महत्या कहा जाता है। अब चौथा प्रकार देख लेते हैं। आत्महत्या का जो चौथा प्रकार है वो है भाग्यवादी आत्महत्या। यह अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण और दमनकारी नियमों के कारण होती है। जब किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति दमनकारी नियमों के कारण आत्महत्या कर लेता है। उस आत्महत्या को भाग्यवादी आत्महत्या कहा जाता है, जहां व्यक्ति को भविष्य जो है अंधकार में लगता है, यानी जब उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है तो उसका भविष्य उसको अंधकार में लगने लगता है और वह धीरे धीरे आत्महत्या का शिकार बन जाता है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। इसमें आप लिखेंगे कि दुर्खिम का मानना था कि आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक तथ्य है जो समाज की संरचना और नियंत्रण पर निर्भर करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्परिणाम क्या हैं। मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति नशीले पदार्थों पर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है। यानी जब व्यक्ति नशीले पदार्थों पर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है तो उसको मादक द्रव्य व्यसनी कहते हैं और ऐसा करने को मादक द्रव्य व्यसन कहा जाता है। इसके दुष्परिणाम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे समाज को ये प्रभावित करते हैं। अब देख लेते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन के कौन कौन से प्रमुख दुष्परिणाम होते हैं। मादक द्रव्य व्यसन के जो पहला दुष्परिणाम है वो है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी इसमें स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। नशीले पदार्थों के सेवन से हृदय रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस, फेफड़ों का कैंसर और तंत्रिका तंत्र की कमजोरी जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। मानसिक स्तर पर व्यक्ति जो होता है अवसाद, चिंता और मति भ्रम का शिकार हो जाता है। यानी इसका पहला दुष्परिणाम होता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का शिकार, अस्वस्थ का शिकार जो है हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा दुष्परिणाम देख लेते हैं। दूसरा दुष्परिणाम है इसका आर्थिक पतन। व्यसन के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता जो होती है घट जाती है। व्यक्ति बार बार जो है नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसकी कार्यक्षमता घट जाती है जिससे उसकी आय कम हो जाती है और नशीले पदार्थों की खरीद पर भी भारी खर्च उसको करना पड़ता है। बीमारियों का इलाज भी उसके करवाना पड़ता है। इसके कारण उसका जो परिवार होता है वो ऋण के जाल में फंस जाता है और अंततः गरीबी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। यानी मादक द्रव्य व्यसन के कारण आर्थिक पतन भी हो जाता है। अब अगला दुष्परिणाम देख लेते हैं। अगला दुष्परिणाम है पारिवारिक विघटन। नशा जब हम करते हैं तो घरेलू कलह होता है, घरेलू हिंसा और असुरक्षा का कारण ये बनता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास खत्म हो जाता है और अक्सर तलाक या बच्चों की उपेक्षा जैसे परिणाम हमारे सामने आते हैं। यानी इसका एक दुष्परिणाम यह भी है कि परिवार जो है विघटित हो जाता है। अगला दुष्परिणाम देख लेते हैं, वह है सामाजिक एवं नैतिक गिरावट। अपनी लत को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति होता है, जो मादक द्रव्य व्यसनी होता है, वो चोरी करता है, डकैती करता है, तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त हो जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और वह सामाजिक गतिविधियों से कट जाता है। यानी नैतिक रूप से पूरी तरीके से वो पतित हो जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि मादक द्रव्य व्यसन एक बहुआयामी समस्या है जो व्यक्ति की जीवन शक्ति और राष्ट्र की प्रगति दोनों को नष्ट कर देती है। इसके समाधान के लिए जागरूकता और पुनर्वास आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड स है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्धनता को परिभाषित कीजिए। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि निर्धनता होता क्या है, फिर भारत में निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसको पूरा करने में असमर्थ होता है। यानी जब अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यक्ति असमर्थ होता है तो उस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये केवल धन की कमी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों का अभाव है। जब व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और आर्थिक अवसरों का अभाव होता है तो उसी को निर्धन कहा जाता है और इसी स्थिति को निर्धनता के नाम से जाना जाता है। एमिल दुर्खीम और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों के अनुसार निर्धनता व्यक्ति की कार्यक्षमता और सम्मानजनक जीवन जीने की शक्ति को सीमित कर देती है। अब देख लेते हैं कि भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है जनसंख्या का तीव्र दबाव, यानी भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और विशाल जनसंख्या के कारण उपलब्ध संसाधनों पर बोझ पड़ता है। बहुत ज़्यादा बोझ जो है संसाधनों पर पड़ता है, इससे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और व्यक्ति निर्धन बना रह जाता है। दूसरा कारण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर हैं। देश की बड़ी आबादी अब भी मानसून आधारित कृषि पर टिकी है। आधुनिक तकनीकी के अभाव और भूमि के छोटे आकार के कारण उत्पादन कम होता है जिससे ग्रामीण गरीबी जो है बनी रहती है। अगला कारण देख लेते हैं। अगला कारण है बेरोजगारी और कौशल का अभाव, यानी न तो रोजगार है और न ही लोगों के पास कौशल है। अकुशल श्रम और व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण लोग कम वेतन वाले कार्यों में फंसे रहते हैं। बेरोजगारी सीधे तौर पर आय के स्रोत को खत्म कर देती है। अगला जो कारण है वो है निरक्षरता। शिक्षा की कमी व्यक्ति को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोकती है जिससे वह पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। गरीबी यानी निर्धनता का जो अगला कारण है वो सामाजिक कारण है जिसमें जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली और सामाजिक कुप्रथाओं जैसे मृत्यु भोज हो गया, शादी में फिजूल खर्ची हो गया, इसके कारण लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अंततः निर्धनता का कारण ये सभी चीजें बनता है। अगला जो कारण है निर्धनता का वो है महंगाई, जिसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें गरीबों की क्रय शक्ति को कम कर देती हैं जिससे उनका जीवन स्तर और गिर जाता है और वो निर्धन बने रहते हैं। अगला जो कारण है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च है, यानी जब परिवार में अचानक कोई बीमारी आ जाती है और निजी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा महंगा हैं तो गरीब जो संचित पूंजी किया रहता है, जो पूंजी इकट्ठा किया रहता है, उसको स्वास्थ्य पर लगाना पड़ता है और उसका पूंजी जो होता है नष्ट हो जाता है और अचानक से निर्धनता की श्रेणी में वो आ जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि भारत में निर्धनता एक जटिल समस्या है। इसके समाधान के लिए केवल आर्थिक सहायता ही काफ़ी नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच होना अनिवार्य है, तभी निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विकास होता क्या है, फिर आर्थिक और सामाजिक विकास में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विकास की अवधारणा एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका अर्थ समाज में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाना है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें निर्धनता का उन्मूलन, साक्षरता में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन स्तर में सुधार शामिल है। इसका मुख्य लक्ष्य मानवीय क्षमताओं और स्वतंत्रता का विस्तार करना है। अब देख लेते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है। पहला अंतर लक्ष्य का अंतर है। आर्थिक विकास का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो देश की उत्पादन क्षमता, तकनीकी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है, जबकि सामाजिक विकास का जो लक्ष्य होता है वो होता है मानवीय कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर दोनों की प्रकृति का अंतर है। आर्थिक विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे रुपयों और आंकड़ों में गिना जा सकता है। इसके विपरीत सामाजिक विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे समाज के व्यवहार और खुशहाली से महसूस किया जा सकता है। अगला जो अंतर है वो मापन के मानक में अंतर है। आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक वृद्धि से मापा जाता है, लेकिन सामाजिक विकास को साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर की कमी और जीवन प्रत्याशा जैसे संकेतों से मापा जाता है।
अगला जो अंतर है वो दायरा का अंतर है। आर्थिक विकास का दायरा बाजार, व्यापार, भौतिक साधनों जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, मशीन हो गया तक सीमित हैं। सामाजिक विकास का दायरा न्याय, समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बुराइयों के खात्मे तक विस्तृत है। अगला जो अंतर है वो परस्पर संबंधों को लेकर के है, इन दोनों के संबंधों को लेकर के है। आर्थिक विकास जो है एक साधन है, जबकि सामाजिक विकास उस साधन का वास्तविक साध्य यानी कि लक्ष्य है। पैसा होने के बावजूद यदि समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है तो उसे वास्तविक विकास नहीं माना जा सकता है। यानी आर्थिक विकास एक साधन है, सामाजिक विकास जो है उस साधन का लक्ष्य है। अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर वितरण की स्थिति को लेकर के है। आर्थिक विकास हमेशा यह सुनिश्चित नहीं करता कि धन सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन सामाजिक विकास यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि वास्तविक विकास तभी सार्थक है जब आर्थिक प्रगति का आधार सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना आप प्रश्न में उत्तर में लिख देंगे तो आपका उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।